नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल दुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली सरकार ने एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी एटीएफ पर बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली कैबिनेट ने एटीएफ पर लगने वाले वैट को 25% से घटाकर 7% करने को मंजूरी दे दी है। सरकार का कहना है कि नई दरें फिलहाल 6 महीने तक लागू रहेंगी। सरकार के इस फैसले से एयरलाइन कंपनियों और हवाई यात्रियों दोनों को राहत मिलने की उम्मीद है। एटीएफ हवाई जहाज़ों में इस्तेमाल होने वाला प्रमुख ईंधन है और एयरलाइंस के कुल खर्च का बड़ा हिस्सा इसी पर होता है। कई मामलों में ये खर्च 40% तक पहुंच जाता है। ऐसे में टैक्स कम होने से एयरलाइंस की ऑपरेटिंग लागत घटेगी और आने वाले समय में हवाई टिकट सस्ते हो सकते हैं। दिल्ली सरकार ने फैसला पश्चिम एशिया में जारी तनाव और वैश्विक स्तर पर ईंधन कीमतों में बढ़ती अनिश्चितता को देखते हुए लिया है। एयरलाइन कंपनियां लंबे समय से एटीएफ पर टैक्स घटाने की मांग कर रही थी। सरकार का मानना है कि इससे दिल्ली एयरपोर्ट पर यात्रियों की संख्या बढ़ेगी, पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और आम लोगों को महंगाई से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। उधर दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों को महंगाई का एक और बड़ा झटका लगा है। सीएनजी की कीमतों में फिर बढ़ोतरी कर दी गई है। गैस कंपनियों ने सीएनजी के दाम में 1 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी की है। इससे पहले भी 2 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई थी, यानी केवल 3 दिनों के अंदर सीएनजी कुल 3 रुपये महंगी हो चुकी है। नई कीमतों के बाद दिल्ली में सीएनजी 80.09 रुपये प्रति किलो हो गई है, जबकि गाजियाबाद में इसकी कीमत 88.70 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई है। वहीं मुंबई में सीएनजी 84 रुपये प्रति किलो बिक रही है। हालांकि राहत की बात यह है कि पाइप से मिलने वाली पीएनजी और घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है। गैस कंपनियों के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्राकृतिक गैस की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। भारत अपनी जरूरत का 50% से ज्यादा प्राकृतिक गैस आयात करता है। होर्मुज संकट के कारण सप्लाई प्रभावित हुई है और मांग बढ़ने से गैस खरीदना महंगा पड़ रहा है। कंपनियों का कहना है कि बढ़ती लागत के कारण कीमतें बढ़ाना जरूरी हो गया है। तो इसी बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर बड़ा हादसा हो गया है। तो राजधानी एक्सप्रेस के 2 कोच में आग लग गई। 3rd एसी कोच जलकर पूरी तरह से खाक हो गया। आग लगने से रेल यातायात भी प्रभावित हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर यह बड़ा हादसा हुआ है। राजधानी एक्सप्रेस के 2 कोच में आग लग गई। तो त्रिवेंद्रम दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस में आग लगने की यह बड़ी घटना सामने आई है। ट्रेन के 2 कोचों में अचानक आग भड़क उठी, जिससे यात्रियों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। हादसे में 3rd एसी का एक कोच पूरी तरह जलकर खाक हो गया। घटना के बाद रेलवे प्रशासन और दमकल विभाग की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया गया। सुरक्षा के मद्देनजर यात्रियों को तुरंत ट्रेन से बाहर निकाला गया। शुरुआती जानकारी के अनुसार हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन कई यात्रियों का सामान जल गया। आग लगने के कारण दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हुई और कई ट्रेनें देरी से चलीं। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। शुरुआती आशंका शॉर्ट सर्किट की जताई जा रही है। हालांकि जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट कारण सामने आएगा। घटना के बाद रेलवे ने सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा शुरू कर दी है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। उधर नोएडा पुलिस को मोबाइल स्नैचिंग के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल हुई है। थाना सेक्टर 24 पुलिस ने मोबाइल लूट और स्नैचिंग की वारदातों में वांछित चल रहे बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी लोकेंद्र उर्फ लक्की को आरटीओ ऑफिस के पास चेकिंग के दौरान दबोचा। गिरफ्तारी के दौरान आरोपी के कब्जे से 18 स्नैच किए गए मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। इसके अलावा पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल होने वाली सिलेंडर बाइक, स्प्लेंडर और एक अवैध चाकू भी बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी नोएडा के अलग अलग थाना क्षेत्रों में मोबाइल स्नैचिंग और चोरी की कई घटनाओं में शामिल रहा है। आरोपी पर 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज बताए जा रहे हैं। थाना सेक्टर 24 पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और उसके अन्य साथियों के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। मामले की जानकारी देते हुए मनीषा सिंह ने बताया कि शहर में अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है और स्नैचिंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस आयुक्त महोदया के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई नोएडा जोन में लगातार प्रचलित है। आज इसी क्रम में मैनुअल इंटेलिजेंस और बीट सूचना के आधार पर एसएचओ 24 एवं उनकी टीम के द्वारा एक शातिर मोबाइल स्नैचर जिसका नाम लोकेंद्र उर्फ लकी सन ऑफ आकाश है, उसको आरटीओ ऑफिस के निकट से गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से एक मोटरसाइकिल, एक नाजायज चाकू और 18 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। ये मोबाइल फोन उसके द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों से स्नैच किए गए थे, जिसके संबंध में किस किस थाने में कौन सी प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित की गई है, उसके संबंध में विवेचना के मध्य जानकारी प्राप्त की जा रही है। अभियुक्त को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में अभिरक्षा हेतु प्रस्तुत किया गया है। अन्य विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। पुलिस
वहीं नोएडा पुलिस को ऑनलाइन ठगी के एक बड़े मामले में सफलता हाथ लगी है। थाना फेज 2 पुलिस ने फर्जी ऑनलाइन पेमेंट दिखाकर दुकानदारों से इलेक्ट्रॉनिक सामान ठगने वाले शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान समीर अंसारी के रूप में हुई है, जिसे पुलिस ने एक बंद पड़ी कंपनी के पास से दबोचा। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी बेहद शातिर तरीके से वारदातों को अंजाम देता था। वो दुकानदारों को ऑनलाइन पेमेंट का फर्जी स्क्रीनशॉट या नकली ट्रांजैक्शन दिखाकर भरोसे में लेता और फिर एसी, फ्रिज, कूलर और एलईडी टीवी जैसे महंगे इलेक्ट्रॉनिक सामान लेकर फरार हो जाता था। इतना ही नहीं, आरोपी सामान उठाने के लिए पोर्टर सेवा का इस्तेमाल करता था ताकि दुकानदारों को शक न हो और आसानी से माल दूसरी जगह पहुंचाया जा सके। थाना फेज 2 पुलिस ने लोकल इंटेलिजेंस और गोपनीय सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसके कब्जे से 16 एसी, एक फ्रिज, एक कूलर, एक एलईडी टीवी और 2440 रुपए नगद बरामद किए हैं। जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी एनसीआर के कई दुकानदारों को अपना निशाना बना चुका था। पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस गिरोह में और कौन कौन लोग शामिल हैं। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक आरोपी के खिलाफ थाना फेज 2 में भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। नोएडा पुलिस का कहना है कि ऑनलाइन पेमेंट के नाम पर होने वाली ठगी से बचने के लिए दुकानदार सतर्क रहें और भुगतान की पुष्टि होने के बाद ही सामान सौंपें। वहीं शामली पुलिस ने ऑपरेशन दहन अभियान के तहत अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपए के नशीले पदार्थों को नष्ट कराया है। यह अभियान उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक एनपी सिंह के निर्देशन और अपर पुलिस अधीक्षक शामली के साथ क्षेत्राधिकारी नगर जितेंद्र सिंह के पर्यवेक्षण में यह कार्रवाई की गई। जानकारी के मुताबिक जनपद के विभिन्न थानों में बरामद किए गए अवैध मादक पदार्थों को कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद नष्ट कराया गया। इसके लिए न्यायालय और सक्षम विभागाध्यक्ष से अनुमति प्राप्त की गई थी। पुलिस के अनुसार कुल करीब 3590.179 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थों का विनष्टीकरण किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 34 करोड़ 15 लाख रुपए बताई जा रही है। ये पूरी कार्रवाई मेरठ स्थित सुभारती मेडिकल कॉलेज के सिरी वेस्टीज प्लांट में संपन्न कराई गई। इस दौरान पुलिस अधीक्षक शामली, क्षेत्राधिकारी नगर जितेंद्र सिंह, प्रभारी निरीक्षक डीसीआरबी राजेंद्र गिरी, प्लांट मैनेजर प्रेम शर्मा और जनपद के विभिन्न थानों से पहुंचे हेड मुहर्रिर मौजूद रहे। शामली पुलिस ने साफ कहा है कि मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध कारोबार के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और ऐसे अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं बुलंदशहर के सिकंदराबाद क्षेत्र में हुए चर्चित रवित हत्याकांड का पुलिस ने 72 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि हत्या अवैध संबंधों के शक में की गई थी। पुलिस के मुताबिक मुजफ्फरनगर निवासी रवित कश्यप यूपीपीसीएल की कार्यदायी संस्था में ठेकेदार था और सिकंदराबाद के शेरपुर गांव में रहकर काम कर रहा था। कुछ दिन पहले उसका शव शमशान घाट के पास मिला था, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई थी। जांच में सामने आया कि आरोपी रवि भाटी को अपनी पत्नी और मृतक रवित कश्यप के बीच अवैध संबंधों का शक था। इतना ही नहीं, आरोपी को मृतक और उसके भतीजे पर भी संदेह था, जिसके चलते उसने हत्या की साजिश रची। पुलिस के अनुसार रवि भाटी ने अपने पुत्र निखिल के साथ मिलकर रवित कश्यप पर डंडों से हमला किया, जिससे उसकी मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद शव को शमशान के पास फेंक दिया गया था। सिकंदराबाद पुलिस और स्वाट टीम की संयुक्त कार्रवाई में पूरे मामले का खुलासा किया गया। पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है और जुड़े हुए अन्य पहलू की भी जांच पड़ताल की जा रही है। दिनांक 13 मई को थाना सिकंदराबाद के ग्राम शेरपुर अंधेल के पास शमशान है, वहां से एक शव बरामद हुआ था। शव की पहचान रवित पुत्र नरेश, जो कि ग्राम धौलड़ी मुजफ्फरनगर का रहने वाला है, के रूप में हुई थी। मृतक के भाई की तहरीर के आधार पर अज्ञात में अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा घटना के सफल अनावरण के लिए स्वाट व थाने की टीमों का गठन किया गया और घटना के अनावरण में लगाया गया था। घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना में सम्मिलित अभियुक्त रवि भाटी पुत्र जतन सिंह निवासी थाना सिकंदराबाद को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ से यह तथ्य सामने आया है कि मृतक रवि और उसका भतीजा अनुज वो रवि भाटी के पड़ोस में ही रहते थे। अनुज को कई बार रवि भाटी की पत्नी से बात करते हुए रवि ने देखा था और उसको यह शक भी था कि कहीं उसके साथ संबंध है। इन्हीं सब चीजों को लेकर के उसने अपनी पत्नी को मायके में छोड़ दिया था और पत्नी काफी समय से मायके से वापस नहीं आ रही थी। रवि भाटी को संदेह था कि मृतक रवित और उसका भतीजा अनुज ये दोनों उसको मायके से आने नहीं दे रहे हैं। इन्हीं सब बातों से क्षुब्ध होकर के
रवि भाटी और उसके लड़के निखिल ने रवि की हत्या कर दी। गिरफ्तार अभियुक्त को जेल भेजा जा रहा है और इसमें जो वांछित है निखिल है, उसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की गई हैं और गठित टीमें उसकी गिरफ्तारी का प्रयास कर रही हैं। शीघ्र ही गिरफ्तारी करके उसको भी जेल भेजा जाएगा। वहीं गाजियाबाद के थाना सिहानी गेट क्षेत्र में 1 मई को हुए सड़क हादसे में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों और स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। बताया जा रहा है कि मालीवाड़ा इलाके में होंडा सिटी कार ने 2 युवकों को जोरदार टक्कर मार दी थी। हादसे के बाद दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनका इलाज चल रहा था। शनिवार को करीब 15 दिन बाद घायल संजय ने संतोष हॉस्पिटल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। युवक की मौत की खबर मिलते ही परिजनों और स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया। गुस्साए लोगों ने पुराना बस स्टैंड पर जाम लगा दिया और जमकर हंगामा भी किया। सड़क पर भारी भीड़ जमा होने से यातायात भी प्रभावित हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने का प्रयास शुरू किया गया। पुलिस अधिकारियों ने परिजनों से बातचीत कर स्थिति को शांत करने की कोशिश की। फिलहाल इलाके में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है और पुलिस स्थिति पर नजर बनाए हुए है। वहीं शामली पुलिस की तरफ से चलाए जा रहे संदिग्ध व्यक्ति और वाहन चेकिंग अभियान के तहत थाना भवन पुलिस को एक अहम सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक युवक को अवैध चाकू के साथ गिरफ्तार किया है। यह अभियान अधीक्षक NP सिंह के निर्देश पर जिले भर में चलाया जा रहा है। वहीं कार्रवाई अपर पुलिस अधीक्षक सुमित शुक्ला के निर्देशन और क्षेत्राधिकारी थाना भवन अमरदीप मौर्य के नेतृत्व में की गई। पुलिस के मुताबिक 15 मई 2026 की रात थाना भवन पुलिस संदिग्ध व्यक्ति और वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान पुलिस टीम ने एक युवक को रोककर तलाशी ली, जिसके कब्जे से अवैध चाकू बरामद हुआ। गिरफ्तार आरोपी की पहचान आजाद पुत्र अख्तर निवासी मोहल्ला नानू कस्बा जलालाबाद थाना भवन जनपद शामली के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जनपद में अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है और अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई को अंजाम देने वाली पुलिस टीम में उप निरीक्षक यशवीर सिंह राणा और कांस्टेबल सचिन कुमार शामिल हैं। वहीं मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाश के बीच देर रात मुठभेड़ हो गई। थाना तितावी क्षेत्र के जंगल में हुई इस मुठभेड़ में पुलिस की जवाबी कार्रवाई के दौरान शातिर बदमाश आबिद गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस के मुताबिक चेकिंग अभियान के दौरान संदिग्ध बाइक सवार को रोकने का प्रयास किया गया था। इस दौरान बदमाश ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी और मौके से भागने की कोशिश करने लगा। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें बदमाश आबिद के पैर में गोली लग गई। घायल होने के बाद पुलिस ने उसे मौके से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार आरोपी हिस्ट्री शीटर अपराधी है और उसके खिलाफ 30 से ज्यादा संगीन मुकदमे दर्ज है। आरोपी पर लूट, चोरी, डकैती, हत्या और हत्या के प्रयास जैसे गंभीर मामलों में मुकदमे दर्ज बताए जा रहे हैं। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने घायल बदमाश के कब्जे से एक तमंचा, कारतूस और बाइक भी बरामद की है। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि पुलिस पूरे मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। मुजफ्फरनगर पुलिस का कहना है कि जिले में अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है और किसी भी बदमाश को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं थाना भवन क्षेत्र में लगातार बिगड़ रही बिजली व्यवस्था को लेकर किसानों और ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने यारपुर बिजली घर पर धरना प्रदर्शन कर विद्युत विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। धरने में यारपुर, मंटी, हसनपुर, केल और शिकारपुर समेत करीब 5 गांवों के किसान और ग्रामीण शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि हाल ही में आई आंधी तूफान के दौरान कई बिजली खंभे टूट गए थे, लेकिन विभाग ने समय पर मरम्मत कार्य नहीं कराया। ग्रामीणों ने बताया कि बिजली व्यवस्था सुधारने के लिए गांव वालों ने आपस में पैसे तक इकट्ठा किए, इसके बावजूद विभाग की ओर से लापरवाही बरती गई। लोगों का कहना है कि लगातार बिजली कटौती और तकनीकी खराबियों से क्षेत्र के लोग परेशान हैं, लेकिन शिकायतों के बावजूद समाधान नहीं किया जा रहा। धरने के दौरान भारतीय किसान यूनियन ने विद्युत विभाग के SDO ऊन साहब सिंह को ज्ञापन सौंपा। किसानों ने बिजली घर पर तैनात कर्मचारियों की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए उनके तबादले की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने अशोक दिलावर और दीपक नाम के कर्मचारियों को तत्काल हटाने और अन्य कर्मचारियों को भी 15 दिनों के अंदर दूसरे बिजली घरों में भेजने की मांग की। किसानों का बढ़ता आक्रोश देखते हुए SDO साहब सिंह ने जल्द समस्याओं के समाधान और बिजली व्यवस्था सुधारने का आश्वासन दिया। इसके बाद किसानों ने धरना खत्म किया। ये प्रदर्शन भारतीय किसान यूनियन की जिला महिला उपाध्यक्ष कविता चौधरी के नेतृत्व में हुआ। इस दौरान संगठन के कई पदाधिकारी और बड़ी संख्या में किसान भी मौजूद रहे। धरना प्रदर्शन आज यारपुर में जो था, वो एक तो बिजली रूटीन में नहीं दे रही है,
लोग जो है बहुत परेशान हो रहे थे। कभी 2 घंटे चलाया काट ले, कभी 3 घंटे चलाया काट ले, कभी रात को काट ले, कभी उल्टे चक्कर दे दे। तो इसमें यार बहुत बड़ी परेशानी हो रही है किसानों को कि खेती बाड़ी का काम चल रहा। और दूसरे यहाँ समस्या थी कि जो यहाँ लाइनमैन है और SSO है वे सभी गाँव के हैं और गाँव के होते हुए उन्हें सभी का भेद है, सभी कुछ है, उन्हें यहाँ पर करना पड़ता। वहीं बुलंदशहर के खुर्जा क्षेत्र में RSS कार्यालय के पास खड़ी एक संदिग्ध कार को लेकर उस वक्त हड़कंप मच गया जब स्थानीय लोगों को कार में मौजूद युवक युवती की गतिविधियां संदिग्ध लगी। बताया जा रहा है कि RSS कार्यालय के पास लाल रंग की TUV कार काफी देर से खड़ी हुई थी। स्थानीय लोगों के मुताबिक कार के अंदर एक युवक और युवती मौजूद थे, जिसके बाद लोगों को शक हुआ और उन्होंने कार के पास पहुंचकर शीशा खुलवाने का प्रयास किया। इसी दौरान मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। आरोप है कि युवक ने अचानक कार स्टार्ट की और तेजी से वाहन आगे बढ़ाकर वहां से निकलने की कोशिश की। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि आसपास मौजूद लोग उसकी चपेट में आने से बाल बाल बच गए। इसके बाद युवक कार लेकर मौके से फरार हो गया। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें मौके पर लोगों की भीड़ और कार के तेजी से निकलने का दृश्य दिखाई दे रहा है। सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मामले की जांच में जुट गई है। वायरल वीडियो और आसपास लगे CCTV कैमरों की मदद से कार और युवक की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल घटना को लेकर इलाके में चर्चाओं का माहौल बना हुआ है। वहीं बुलंदशहर के औरंगाबाद थाना क्षेत्र के गांव भावसी में नवविवाहिता राधा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना के बाद मायके पक्ष ने पति और ससुराल वालों पर हत्या का गंभीर आरोप लगाया है। परिजनों का आरोप है कि राधा की फांसी लगाकर हत्या की गई है। मृतका के गले, कान और पैरों पर चोट के निशान मिलने के बाद मामला और गंभीर हो गया है। बताया जा रहा है कि राधा ने करीब 2 महीने पहले विशाल नाम के युवक से प्रेम विवाह किया था। शादी के बाद से ही दोनों गांव भावसी में रह रहे थे। मायके पक्ष का आरोप है कि घटना के बाद ससुराल पक्ष ने पहले इन्वर्टर के करंट से मौत होने की कहानी बताकर मामला दबाने की कोशिश की, लेकिन शरीर पर मिले चोट के निशानों ने कई सवाल खड़े कर दिए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वहीं फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस ने मामले में पति, ससुर समेत 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच के आधार पर पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है। और मृतक के क्या लगते हैं आप? जी, मेरा नाम अंकित कुमार है और मैं मृतक का भाई हूँ बड़ा। क्या मामला हुआ? जी, मेरे पास आज 2 बजे फोन गया कि घर आ जाओ, राधा की तबीयत खराब है, इसने कुछ कर लिया है तो घर आ जाओ, देखो तबीयत खराब है, सांस चल रही है, बिल्कुल ठंडी पड़ी है। मैंने अपने घर के बड़े सब मेंबर भेजे, मैं कि तुम आ जाके देखो क्या है क्या नहीं। मैंने इनसे बोला ये घर लेके बैठे थे, मैंने अस्पताल में लेके जाओ। ये अस्पताल में लेके गए नहीं गए ये मुझे नहीं पता। बाकी वहीं गाजियाबाद में सुबह से ही तेज धूप और बढ़ती गर्मी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। सुबह करीब 9 बजे से ही सूरज के तेवर इतने तीखे नजर आए कि लोगों को दोपहर जैसी गर्मी महसूस होने लगी। शहर में आज तापमान करीब 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। सुबह के समय ही गर्म हवाओं और तेज धूप ने लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया है। सड़क पर निकलने वाले लोग धूप से बचने की कोशिश करते दिखाई दिए। बाजारों, चौराहों और मुख्य सड़कों पर गर्मी का असर साफ नजर आया। कई लोग सिर ढककर और पानी की बोतल साथ लेकर घरों से निकले। सबसे ज्यादा परेशानी बाहर काम करने वाले लोगों को हो रही है। रिक्शा चालक, रेडी पटरी वाले, डिलीवरी बॉय और मजदूर तेज धूप के बीच काम करने को मजबूर हैं। गर्मी के कारण लोगों को सुबह से ही थकान और बेचैनी महसूस होने लगी। मौसम का मिजाज इतना गर्म हो गया कि लोगों को घर से बाहर निकलने में भी परेशानी हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगर यही स्थिति बनी रही तो दोपहर तक तापमान और भी बढ़ सकता है। डॉक्टरों ने भी लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि तेज धूप में ज्यादा देर तक बाहर ना रहें और शरीर में पानी की कमी ना होने दें। फिलहाल गाजियाबाद में पड़ रही भीषण गर्मी ने आम लोगों की दिनचर्या को प्रभावित कर दिया है और लोग गर्मी से राहत मिलने का इंतजार कर रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।